हेलो एंड डियर माय स्टूडेंट्स, वेलकम यू कैलकुलस क्लासेज। तो अपन बात कर रहे थे ट्वेल्थ क्लास के लास्ट जो टॉपिक था अपना लघु बीजाणु जनन। ठीक है, तो अपन बता रहे थे वहाँ कि परागकोश की लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया को लघु बीजाणु कहते हैं। तो अपन बता रहे थे वहाँ कि जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है तो चार अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। तो एक दो क्वेश्चन भी करवाए थे कि जैसे मान लो कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजनों द्वारा, ठीक है, 400 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो उसमें आंसर भी दे रहे थे अपन 100 अर्धसूत्री विभाजनों के द्वारा 400 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, इसी रूप में अपन आगे बात कर रहे थे वैसे लघु बीजाणु चतुष्क की। तो बता रहे थे कि जब लघु बीजाणु जनन की क्रिया में चारों अगुणित लघु बीजाणु होते हैं, ठीक है, तो ये एक कैलोज भित्ति के बंधन द्वारा एक चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होती है। ठीक है, तो उसे लघु बीजाणु क्या कह देते हैं, वैसे चतुष्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लघु बीजाणु चतुष्क में क्या होता है कि चारों जो लघु बीजाणु होते हैं वो कैलोज भित्ति के द्वारा क्या होती हैं, बंधे होती हैं। फिर ये कैलोज भित्ति क्या होती है कि टेपिटम कोशिकाओं द्वारा स्त्रवित कैलोज वीकर क्या करता है, इन कैलोज भित्ति को गला देता है, जिससे चारों लघु बीजाणु स्वतंत्र रूप से हो जाते हैं। तो अपन बात कर रहे थे वैसे लघु बीजाणु चतुष्की। तो अपन चलते हैं, देखें लघु बीजाणु चतुष्की और। तो लघु बीजाणु चतुष्क मैंने बताया इसके वैसे पांच प्रकार होते हैं। एक तो एक तो होता है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय में क्या होता है कि जैसे अपन ने बात की यहाँ चारों जो अगुणित लघु बीजाणु होते हैं वो चतुष्फलकीय रूप में, ठीक है, यहाँ चतुष्फलकीय रूप में क्या है, ये व्यवस्थित है। ठीक है, इसमें होता है जैसे अपन बात करते हैं अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में। ठीक है, इसी रूप में जैसे समद्वि पार्श्व है, दूसरा समद्वि पार्श्व की बात करते हैं कि चारों लघु बीजाणु एक ही तल में स्थित है, जिससे अपन को चारों लघु बीजाणु स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। ठीक है, ये किस में होते हैं भाई, एक बीजपत्री पादपों में। ठीक है, इसके बाद जैसे ही अपन बात करेंगे इसके बाद जैसे अपन बात कर रहे थे वैसे कि एक तो इसमें दो या दो से अधिक, ठीक है, क्रॉसित होता है कि दो या दो से अधिक लघु बीजाणु एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। यहाँ देखो यदि इस लघु बीजाणु की बात करती हैं, ठीक है, तो ये इसके समकोण पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ ये इसके समकोण पर स्थित है। तो कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ जो दो या दो से अधिक जो लघु बीजाणु होती हैं या अपन कह सकते हैं कि एक दूसरे के क्या होते हैं, समकोण पर स्थित होती हैं। ठीक है, जैसे अपन ने बात की मैग्नोलिया में। ठीक है, ऐसे ही अपन किसकी बात करते हैं, वैसे टी आकार के चतुष्क की बात करते हैं। इसमें दो लघु बीजाणु क्या होती हैं, लंबवत और दो अनुप्रस्थ रूप में व्यवस्थित होती हैं। ये दो लघु बीजाणु तो क्या होती हैं, वैसे अनुप्रस्थ रूप में होती हैं, और ये क्या होती हैं, वैसे लंबवत रूप में होती हैं। ठीक है, तो ये किस में होती हैं, वैसे एरिस्टोलोकिया में होती हैं। ठीक है, इसी रूप में जैसे लास्ट अपन ने बात की वैसे रेखीय चतुष्क की बात करती है। ठीक है, रेखीय चतुष्क में क्या होता है, इसमें जो अगुणित लघु बीजाणु है, चारों अगुणित लघु बीजाणु है, वो रेखीय रूप में क्या होती हैं, वैसे व्यवस्थित होती हैं। इसी के इस जैसे अपन ने बात की वैसे हेलोफिलामी होता है ये। ठीक है, तो लघु बीजाणु चतुष्क में क्या होता है, चारों लघु बीजाणु एक कैलोज भित्ति के द्वारा बंधन से जुड़े हुए होते हैं, जिससे लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। मैंने बता ही दिया आपको, ये पांच प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब जैसे ही अपन आगे की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, लघु बीजाणु चतुष्क लघु बीजाणु चतुष्क की जो कैलोज भित्ति है वो टेपिटम कोशिकाओं द्वारा स्त्रवित कैलोज वीकर के करता है उस लघु बीजाणु जो भित्ति है, कैलोज भित्ति। ठीक है, उसी कैलोज भित्ति को क्या कर देता है, गला देता है, जिससे चारों लघु बीजाणु एवं पराकण के हो जाते हैं, वैसे मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो अपन बात करेंगे फिर पराकणों की। पराकणों की संरचना। ठीक है, परागकणों की संरचना की बात करते हैं तो परागकण क्या होते हैं, वैसे कि अपन कह सकते हैं कि नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। ठीक है, परागकण क्या होता है, वैसे नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका। ठीक है, नर युग्मकोद्भिद प्रथम कोशिका।
ये प्राय गोलाकार एवं अंडाकार संरचना में होती का आकार 25 से 25 माइक्रोमीटर तो माइक्रोमीटर तक होता है। तो माइक्रोमीटर तक होता है। पराकण संरचना में आवरण पाए जाते हैं। बाहर की ओर ये चोल तो अपन एक्स साइन बोलते हैं। और अंदर की अंतः चोल तो अपन इंटाइन बोलते पाई जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब पराकणों की संरचना का अध्ययन करते हैं अपन, तो पराकणों की जो संरचना होती है वो नर युग्मक पराकण होते हैं, वो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। और ये प्राय गोलाकार या अंडाकार होते हैं, ठीक है। और ये इनका आकार होता है वो 25 से, वैसे तो 25 से 50 माइक्रोमीटर का 50 माइक्रोमीटर व्यास होता है, लेकिन सबसे जो बड़ा पराकण होता है, ठीक है, सबसे जो बड़ा बड़ा पराकण होता है, ठीक है, वो 200 माइक्रोमीटर व्यास का होता है। ठीक है, तो अपन ने लिया यहाँ 25 से 200, ठीक है। वैसे यदि अपन बात करते हैं यहाँ 25 से 50 भी होता है, ठीक है, लेकिन अपन ने मैक्सिमम मान लिया है यहाँ, ठीक है भाई। तो इसी के बाद पराकण की संरचना में दो आवरण पाए जाते हैं, जिसमें बाहर की ओर के होता है वैसे बाह्य चोल होती है, और अंदर की ओर के होती है वैसे अंतःचोल होती है। बाह्य चोल क्या होती है वैसे, ठीक है, जैसे अपन संरचना की बात करते हैं यहाँ, देखो भाई, ये एक पराकण की संरचना है, इसमें ये सबसे बाहर की ओर है, क्या ये बाह्य चोल है, बाह्य चोल है, ठीक है। लेकिन ये किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। ये क्या होती है वैसे, अंतःचोल होती है, अंतःचोल, ठीक है। और अंतःचोल किसकी बनी होती है वैसे, सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है, सेल्यूलोज, ठीक है, प्लस पैक्टिन की बनी होती है, ठीक है भाई। इसके बाद यदि अपन बात करते हैं तो ये होती हैं जर्म पोर, जनन छिद्र। वैसे ये द्विबीजपत्री पादपों में 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं, जबकि एक बीजपत्री पादपों में केवल एक ही जनन छिद्र पाया जाता है, ठीक है। ये होती है खाद्यधानी,
खाद्यधानी। ठीक है भाई। और ये क्या होता है वैसे? केंद्रक होता है। तो अपन बात कर रहे थे वैसे पराकणों की संरचना की। तो पराकणों की संरचना में क्या होता है? इसके दो आवरण होते हैं, इसमें बाहर की ओर बाह्यचोल तथा अंदर की ओर क्या होती है वैसे? अंतःचोल होती है। बाह्यचोल किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। जबकि अंतःचोल किससे बनी होती है वैसे? सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है, अपन बात करेंगे किसकी? बाह्यचोल की। ठीक है। देखो भाई, बाह्यचोल किसकी बनी होती है वैसे? स्पोरोपोलिन की बनी होती है। तो ये सबसे बाहर की ओर, ठीक है, यह है सबसे बाहर की ओर, कांटेदार, धारीदार, ठीक है, जालिकावत एवं तीन जनन छिद्र युक्त संरचनाएं। जनन छिद्र संरचनाएं जो प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ, प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। यह स्पोरोपोलिनिन, यह स्पोरोपोल यह की जगह करते हैं स्पोरोपोलिन पर जैविक तथा भौतिक अपघटनों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। पड़ता है क्योंकि यह कैरोटीनॉइड का ऑक्सीकारक बहुलक है। ऑक्सीकारक बहुलक है। अतः अब तक ज्ञात ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है, है प्रोपोलिनिन पेनिन का अपघटन कर सके। ये परागकण जीवाश्म की भांति, जीवाश्म
की भांति लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं। हाँ भाई, यदि अपन भाइया चोल की बात कर रहे थे कि सब भाइया चोल क्या होती है वैसे, कि सबसे बाहर की ओर एक प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ स्पोरोपोलिन बनी होती है और ये कांटेदार, धारीदार, जालिकावत एवं 3 जनन छिद्र युक्त होती है। मैंने बताया भी था आपको कि 3 जनन छिद्र मात्र द्विबीजपत्री पादपों में ही पाए जाती हैं। ठीक है, एक बीजपत्री पादपों में केवल एक ही जनन छिद्र पाया जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ स्पोरोपोलिन से बनी होती है और ये स्पोरोपोलिन क्या होता है, स्पोरोपोलिन पर क्या होता है, जैविक एवं भौतिक अपघटन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कैरोटीनॉइड का क्या होता है, ऑक्सीकारक बहुलक होता है। अब तक ज्ञात ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जो अपने स्पोरोपोलिन का क्या कर सके, अपघटन कर सके। इसीलिए परागकण क्या होते हैं, जीवाश्म की भांति लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं। यदि इसी में अपन बात करते हैं एक जर्म पोर की, ठीक है, जनन छिद्र, जनन छिद्र, ठीक है भाई, तो यहाँ क्या होता है कि परागकणों का वह स्थान जहां बाह्यचोल अनुपस्थित होती है, ठीक है, एवं एक छिद्र में संरचना बनती है, उसे जनन छिद्र कहते हैं। कि परागकणों की वह संरचना जहां बाह्यचोल अनुपस्थित होती है, ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको कि परागकणों की वह संरचना जहां बाह्यचोल अनुपस्थित होती है, तो देखो ये जो संरचना है यहाँ बाह्यचोल क्या होती है, वैसे अनुपस्थित होती है। ठीक है, जब बाह्यचोल अनुपस्थित होती है तो इनको क्या कह देती है, और एक छिद्र में संरचना बनती है तो इनको क्या कह देती है अपन, जर्मपोर, जनन छिद्र कहते हैं। द्विबीजपत्री पादपों में 3 जनन छिद्र होते हैं, जबकि एक बीजपत्री पादपों में केवल एक ही जनन छिद्र पाया जाता है। ठीक है भाई, जैसे अपन आगे चलते हैं तो किसकी बात होगी अब, ठीक है, अंतःचोल की। ठीक है, अंतःचोल क्या होती है, वैसे एक सतत संरचना बनाती है। ठीक है, वो अर्थ अपन कह सकते हैं, तो वो असतत संरचना थी, ये सतत संरचना होती है। देखो भाई, ये जो होती है ये भाई अंतःचोल होती है ये, ठीक है, एक सतत संरचना बन रही है। ठीक है, ये कटी हुई या फटी हुई नहीं है, ठीक है, ये सतत संरचना बन रही है यहाँ। ठीक है, तो अंतःचोल किसकी बनी होती है, इस सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है, वैसे सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है और सतत संरचना बनाती है। ठीक है, यदि अपन बात करते हैं, देखो ठीक है, अंतःचोल की बात करते हैं, अंतःचोल, ठीक है भाई। परागकण में अंदर की पतली युक्त सतत संरचनाएं सेल्यूलोज, एक्टिन बनी होती। ठीक है भाई, तो ये सतत संरचनाएं जो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है, ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक, अंतःचोल, परागकण अंकुरण के दौरान पराग नलिका बनाती है। ठीक है भाई, तो मैंने कहा कि परागकण, यह परागकण में अंदर की ओर होती है, एक पतली एवं सतत झिल्ली नुमा संरचना बनाती है और सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। अंतःचोल का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, वैसे परागकण अंकुरण के समय पराग नलिका का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, वैसे परागकणों के अंतःचोल के द्वारा ही होता है। ठीक है,
इसी के साथ साथ यदि अपन आगे की बात करते हैं कि पराकण में क्या होता है, ठीक है, जैसे अपन पराकण की बात करते हैं तो पराकण में क्या होता है कि जो अंतःचोल होती है वो जीव द्रव्य को चारों ओर से घेरे होती है, ठीक है। और इसके जीव द्रव्य में क्या होती है, वैसे दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। इसके जीव द्रव्य में क्या होती है, वैसे दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक तो बड़े आकार की कोशिकाएं होती है, बड़े आकार की कोशिका, ठीक है। बड़े आकार की कोशिका होती है वो कायी कोशिका होती है, ठीक है, कायी कोशिका होती है। ठीक है, बड़े आकार की कोशिका क्या होती है, कायी कोशिका होती है। इसका केंद्रक बड़ा होता है, ठीक है। और इसमें जीवद्रव्य भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। एक छोटे आकार की कोशिका होती है, छोटे आकार की कोशिका, छोटे आकार की कोशिका क्या होती है, वैसे जनन कोशिका होती है। क्या होती है भाई, जनन कोशिका होती है। जनन कोशिका का केंद्रक भी क्या होता है, वैसे छोटा केंद्रक होता है, ठीक है, छोटा केंद्रक होता है, ठीक है भाई, छोटा केंद्रक होता है। ये कोशिका कायी कोशिका के जीवद्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरती रहती है। जब इनमें यदि अपन कह सकते हैं कि जब परागण हो जाता है, ठीक है, तो परागण होने के साथ साथ क्या होता है, इस छोटे केंद्रक में क्या होता है, वैसे समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। समसूत्री विभाजन से क्या बन जाते हैं, वैसे दो नर युग्मक, मतलब दो केंद्रक बनते हैं जिनको नर युग्मक कहते हैं। क्या कह देते हैं भाई, जिनको नर युग्मक कह देते हैं। तो इस प्रकार किसका निर्माण होता है, वैसे नर युग्मकों का निर्माण होता है। कई बार तो यही पूछ लिया जाता है कि परागकण होता है, ठीक है, अपन कह सकते हैं परागण की क्रिया के पश्चात परागण कितना कोशिकीय होता है, ठीक है। तो परागण की क्रिया के पश्चात परागण 3 कोशिकीय होता है, क्योंकि इसमें एक कोशिका, एक तो कायी कोशिका होती है और दो जनन कोशिकाएं अपन कह सकते हैं कि जो नर युग्मक नर जनन कोशिकाएं होती हैं उनके दो केंद्रक होती हैं, ठीक है। तो कितना केंद्रकीय होता है, 3 केंद्रकीय होता है, ठीक है। इसी के साथ यदि अपन बात करते हैं परागकण द्विकेंद्रकीय भी संरचना बनाता है, क्योंकि जब यह समसूत्री विभाजन नहीं होता है तो उससे पहले केंद्र जो परागकण होता है वो द्विकेंद्रकीय संरचना बनाता है, क्योंकि इसमें एक तो केंद्रक होता है कायी कोशिका का और एक ही क्या होता है, वैसे जनन कोशिका का केंद्रक होता है, ठीक है। तो ये बात थी किसकी, परागकण की संरचना की। मैंने बताया आपको कि परागकण क्या होता है, वैसे कि नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है और एक गोलाकार से तथा अंडाकार संरचना बनाती है, ठीक है। इसका जो आकार होता है वैसे 25 से 50 माइक्रोमीटर व्यास का होता है, लेकिन अपन सबसे बड़े परागकणों की बात करते हैं तो 200 माइक्रोमीटर व्यास भी होता है, ठीक है। यदि इसी में आगे चलते हैं तो इसमें बाहर की ओर बाह्यचोल तथा अंदर की ओर क्या होती है, वैसे अंतःचोल होती है। बाह्यचोल किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिन से बनी होती है। अंतःचोल किससे बनी होती है, वैसे सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है। स्पोरोपोलिन के बारे में मैंने बता ही दिया आपको कि प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ होता है जिस पर जैविक तथा भौतिक अपघटनों का कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। अब तक कोई भी ज्ञात एंजाइम ऐसा नहीं है जो स्पोरोपोलिन का अपघटन कर सके। तो परागकणों जो अपन कह सकते हैं कि परागकण क्या होते हैं, इसके इसी के कारण परागकण लंबे समय तक क्या होते हैं, जीवाश्म की भांति संरक्षित रहते हैं, ठीक है। इसी के साथ अपन जैसे आगे चलते हैं तो परागकणों के क्या आते हैं, वैसे लाभ, ठीक है, परागकणों के लाभ, ठीक है। परागकणों के यदि लाभ की बात करते हैं तो परागकणों के लाभ में क्या होता है, देखो एक चीज, जैसे अपन बात करेंगे परागकणों के लाभ की, तो परागकण क्या होते हैं, वैसे आहार संपूरकों से परिपूर्ण होते हैं, ठीक है। इनका उपयोग पराग उत्पादों के रूप में पराग उत्पादों में जैसे पराग गोलियां बनाकर भी किया जाता है, ठीक है। और अपन कह सकते हैं कि जैसे दौड़ने वाले धावक हैं, एथलेटिक्स हैं, तुरंत एनर्जी उत्पन्न करने के लिए क्या करती हैं, वैसे पराग गोली का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ जो परागकण क्या होते हैं, वैसे असंतृप्त वसा से परिपूर्ण होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, वैसे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारे शरीर की जो त्वचा है उसकी सुरक्षा करते हैं। इसीलिए परागकण क्या होते हैं, वैसे क्रीम इमल्सन, पराग उत्पादों का उपयोग क्या होता है, वैसे क्रीम इमल्सन आदि बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, देखो परागकण आहार संपूरकों
ये दौड़ने वाले धावक घोड़ आदि तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के पराग कणों से बने उत्पादों जैसे पराग गोली का प्रयोग किया जाता है। पराग गोली का प्रयोग किया के रूप में परागकण में असंतृप्त वसा असंतृप्त वसा शामिल कर लिया जाता है। शामिल कर लिया जाता है। कभी तो शामिल कर लिया जाता है असंतृप्त वसा को, इसीलिए ये इनसे बने क्रीम आदि ये से आने वाली पराबैंगनी ये से आने वाली पराबैंगनी से हमारी त्वचा को सुरक्षा मिलती है। से त्वचा नम एवं मुलायम मुलायम बनी रहती है। ठीक है भाई, तो मैंने कहा पराकणों के लाभ की। ठीक है, तो पराकण क्या होते हैं? वैसे आहार संपर्कों से परिपूर्ण होते हैं। ठीक है, और जैसे दौड़ करने वाले धावक होते हैं, एथलेटिक्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? वैसे पराग उत्पादों का उपयोग करते हैं, और पराग उत्पाद भी किसके रूप में? गोलियों के रूप में। ठीक है, पराग अपन कह सकते हैं पराग उत्पादों से बनी गोलियों पराग गोलियां कहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैंने बताया आपको पराकणों में जो आहार होता है उसके साथ साथ असंतृप्त वसा को भी शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, ये असंतृप्त वसा के वसा द्वारा बने क्रीम एमल्सन, ठीक है, ये क्या करते हैं? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारे शरीर की क्या करते हैं? वैसे सुरक्षा करते हैं, मतलब हमारी त्वचा की क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं, से त्वचा नम एवं मुलायम बनी रहती है। ठीक है, तो ये बात हुई किस तरह से पराकणों के लाभ की। इसी के साथ अपन बात आगे की करते हैं। ठीक है, तो परागकणों की हानियां। ठीक है, परागकणों से हानियां, परागकणों
से हानियां। ठीक है भाई, अपन पहली चीज बात करते हैं वैसे पार्थेनियम पादप के परागकणों की। ठीक है, कि पार्थेनियम पादप के जो परागकण होती हैं वो मानव में एलर्जी रोग उत्पन्न करती हैं। तो अपन कह सकते हैं कि कुछ पादपों के परागकण क्या करते हैं मानव में एलर्जी रोग उत्पन्न करते हैं। वो कैसे, देखो कि स्पोरोपोलिन, कुछ पादपों में क्या होता है, स्पोरोपोलिन एक विशिष्ट प्रोटीन उत्पन्न करता है। ठीक है, कि जो अपन कह सॉरी टेपिटम क्या करते हैं वैसे विशिष्ट प्रोटीन उत्पन्न करती हैं जो स्पोरोपोलिन में उपस्थित खांचों या गर्तों में क्या होती है वैसे धस जाती है। ठीक है, जैसे ही वो नमी के संपर्क में आती हैं, ठीक है, जैसे ही वो नमी के संपर्क में आती है, नमी या आर्द्रता के संपर्क में आती हैं, ठीक है, तो ये मानव में क्या करते हैं वैसे एलर्जी रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ जैसे अपन आगे की बात करेंगे, देखो कि जैसे अब कुछ पादपों जैसे पार्थेनियम को कांग्रेस घास कहते हैं। पार्थेनियम घास, कांग्रेस घास कहते हैं। को गाजर घास कहते हैं। के परागकण के परागकण मानव में एलर्जी। ठीक है भाई, तो कुछ पादपों जैसे पार्थेनियम घास या कांग्रेस घास या गाजर घास के परागकण मानव में क्या करते हैं वैसे एलर्जी रोग उत्पन्न करते हैं। यदि दूसरी चीज बात करते हैं कि परागकणों में टेपिटम कोशिकाओं द्वारा स्रावित तीन पोरोपोलिनिन लिनिन की गुहिकाओं में धस जाते हैं जैसे ही परागकण जैसे ही परागकण नमी या आर्द्रता के संपर्क में आते हैं के संपर्क में आते हैं मानव में श्वसन संबंधी रोग जैसे दमा, जैसी को कहते हैं क्या, अस्थमा, उत्पन्न करते। ये बात थी किसकी, परागकणों से हानियों की। ठीक है भाई, कि कुछ पादप हैं जैसे मैंने आपको बताई दिया, पार्थेनियम घास के परागकण, ठीक है, या कांग्रेस घास के परागकण या गाजर घास के परागकण मानव में क्या करती हैं एलर्जी रोग उत्पन्न। ठीक है, कई बार तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पार्थेनियम घास अपन कह सकते हैं पार्थेनियम घास के परागकण की कौन सी संरचना, सॉरी पार्थेनियम घास की कौन सी संरचना मानव में एलर्जी रोग उत्पन्न करती है, तो कौन सी संरचना उत्पन्न कर रही है भाई, ठीक है, परागकण। ठीक है, कौन सी संरचना उत्पन्न कर रही है, परागकण। ठीक है भाई, तो इसी रूप में मैंने बताया कि कुछ पादपों में क्या होता है वैसे कि टेपिटम कोशिकाओं द्वारा स्रावित जो प्रोटीन होती हैं वो स्पोरोपोलिन की गुहिकाओं या खांचों में भर जाती हैं।
ठीक है। जैसे ही परागकण नमी के संपर्क में आते हैं तो ये प्रोटीन बाहर आ जाती हैं और मानव की त्वचा के जैसे मानव की त्वचा के संपर्क में आने पर मानव में क्या करते हैं, मानव की त्वचा या मानव के संपर्क में आने पर मानव में क्या करती हैं, ये श्वसन उत्पन्न कर देती हैं। ठीक है, जैसे मैंने बता ही दिया आपको, क्या दमा और अस्थमा। ठीक है, जैसे अपन आगे चलते हैं है ना भाई, आगे चलते हैं तो परागकणों का क्या आता है वैसे, जीवन काल। परागकणों का जीवन काल। देखो भाई, परागकणों की जीवन काल की यदि बात करते हैं अपन अपन कह सकते हैं कि जैसे कि जो जन्मेगा वो उसकी प्राकृतिक मृत्यु निश्चित है। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं आपको, एक कोशिकीय जीव अमर है। ठीक है, क्योंकि उनमें क्या होता है, द्वितीय विभाजन या द्वितीय विखंडन की अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, कि उनमें क्या होता है कि जनन द्रव एवं कायिक द्रव पृथक नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनमें अर्थात अपन कह सकते हैं कि द्वितीय विभाजन या द्वितीय विखंडन की अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इसलिए वो क्या होते हैं, उनकी प्राकृतिक मृत्यु संभव नहीं है। ठीक है, कि जो जन्मेगा वो मृत्यु भी होगी। ठीक है, अपन कह सकते हैं कि जीवन अवधि, मैंने बताया भी था आपको कि जीवन अवधि या जीवन काल में क्या होता है कि जीवों की जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की समय अवधि क्या कहलाती है, वैसे जीवन काल कहलाती है, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग है। ठीक है, यहाँ क्या होता है कि वह समय अवधि जिसमें परागकण क्या रहते हैं वैसे क्रियाशील रहते हैं। ठीक है, वह समय अवधि जिसमें परागकण क्या रहते हैं वैसे क्रियाशील रहते हैं। ठीक है, या सक्रिय रहते हैं, उसी को क्या कह देते हैं अपन, परागकणों का जीवन काल कह देते हैं, जीवन अवधि कह देते हैं। ठीक है, घास के अपन कह सकते हैं घास कुल। ठीक है, घास कुल हैं, अनाजों के जो परागकण हैं उनका जीवन काल मात्र 30 मिनट का होता है। ठीक है, घास कुल मैंने बताया आपको। ठीक है, अनाज के बताया कि अनाज जैसे गेहूं है, ठीक है, इनमें इनका जो परागकणों का जीवन काल होता है वो 30 मिनट का होता है। लेकिन रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सुलेनेसी, ठीक है, इन कुल के मतलब इन कुलों के जो पादप हैं उनके परागकणों का जीवन काल कुछ घंटों से लेकर कुछ महीनों तक का हो सकता है, मतलब कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक का हो सकता है। ठीक है, तो ये परागकणों का क्या होता है वैसे, जीवन काल। ठीक है, मैंने बता ही दिया आपको कि वह समय अवधि वह समय अवधि में परागकण क्रियाशील रहते हैं। से परागकणों का जीवन काल कहते हैं। ठीक है भाई, परागकणों को क्या कह देती हैं भाई, जीवन काल कहती हैं। मैंने बताया आपको, जैसे घास, अनाज के परागकणों का जीवन काल लगभग 30 मिनट का होता है। कितना होता भाई, 30 मिनट का होता है। परंतु रोजेसी, सोलेनेसी, मालवेसी एवं फोबेसी के के परागकणों का जीवन काल काल कुछ दिनों से लेकर तक का होता है। ये बात थी किसकी, परागकणों के जीवन काल की। कई बार क्या बात करता है कि घास कुल के परागकणों का जीवन काल कितना होता है, क्या अनाजों का परागकणों का जीवन काल कितना होता है।
मैंने बता ही दिया कि वह समय अवधि जिसमें परागकण क्या रहते हैं, वह क्रियाशील रहती हैं, सक्रिय रहती हैं, ठीक है, उसी को क्या कह देते हैं अपन, परागकणों का जीवन काल कहते हैं। जैसे घास, मैंने बताया घास और अनाज के परागकणों का जीवन काल मात्र 3 का होता है, परंतु रोजेसी, लेग्यूमिनेसी तो अपन फोबेसी के नाम से जानते हैं, सोलेनेसी है, मालवेसी है, इन के परागकणों का जीवन काल कुछ दिन कर क्या होता है वैसे का हो सकता है। ठीक है, ये बात किसकी हो गई वैसे, परागकणों के जीवन काल की हो गई। ठीक है, इसी में आपको एक जैसे अपन बात करते हैं तो परागणु विज्ञान, परागणु विज्ञान, ठीक है, तो अपन बात करते हैं वैसे पेलिनोलॉजी। ठीक है भाई, परागणु विज्ञान कभी कभी बात कर लेता है वैसे परागणु विज्ञान के बीच। ठीक है, तो परागणु विज्ञान क्या होता है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत परागणों का अध्ययन किया जाता है उसे परागणु विज्ञान कहते हैं। कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत परागणों का अध्ययन किया जाता है उसे परागणु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, परागणु विज्ञान या पैलेंटोलॉजी या पैलिनोलॉजी का पैलिनोलॉजी का जो मुख्यालय होता है दिल्ली, हैदराबाद एवं लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ है वैसे, दिल्ली, हैदराबाद एवं लखनऊ। ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान वह शाखा के अंतर्गत परागकणों की संरचना एवं की कार्यकी का अध्ययन किया जाता है। कार्यकी का अध्ययन किया जाता है से परागणु विज्ञान कहते हैं। परागणु विज्ञान पैलिनोलॉजी कहते हैं। ठीक है भाई, और मैंने बता ही दिया वैसे परागणु विज्ञान या पैलिनोलॉजी का मुख्यालय दिल्ली, हैदराबाद एवं लखनऊ में स्थित होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ।